This video is going to be very important and very interesting because in this video you are going to learn about the origins and development of sociology as a discipline. जिस तरह से एक इंडिविजुअल अगर कोई मेंटल इलनेस फील करता है या कोई भी साइकेट्रिक मसला फील करके किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, तो साइकेट्रिस्ट पहले कोशिश करता है कि उसकी ओवरऑल लाइफ, स्पेशली उसकी हिस्ट्री, उसके चाइल्डहुड और उसकी लाइफ में होने वाले जितने भी इवेंट्स हैं उनके बारे में जान सके, ताकि इन अ बेटर वे वो इस इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड करके और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कर सके। अगर आप वैसे भी अगर आप ओवरऑल इंडिविजुअल की बात करें तो पूरी लाइफ में उसकी बॉडी के अंदर उसकी चाहे वो आप फिज़िकल बात करें, चाहे वो आप मेंटली बात करें, बॉडी फीचर्स की बात करें, अगर आप सोशली बात करें, किसी भी तरह से बात करें, तो एक इंडिविजुअल की लाइफ में डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से चेंजेस आते हैं और वो डेवलप होता रहता है। तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे सोसाइटीज़ पहले कुछ और थी, अब कुछ और है। पहले का इंडिविजुअल कुछ और था, उसका थिंकिंग पैटर्न कुछ और था, अब कुछ और है। बहुत सारी चीज़ें ओवर टाइम चेंज हुई हैं बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ साइंस, बिकॉज ऑफ लॉजिक्स। पहले की सोसाइटीज़ में हम बारबेरिक सोसाइटीज़ की बात करते हैं, हम स्टोन एज की बात करते हैं, उसके बाद फिर हम हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ की बात करते हैं, फिर हम एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग सेक्टर्स की बात करते हैं, और आज हम मॉडर्न या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आने वाली जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, मॉडर्निटी की, पोस्ट मॉडर्निज़म की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ओवरनाइट नहीं हो गई हैं, बल्कि इनमें बहुत से डेकेड्स आए हैं और उसके बाद ये चीज़ें आई हैं इन अ वे एज़ कम्पेयर टू दी बिगिनिंग ऑफ दी सोसाइटीज़, जिस तरह आज आप सोसाइटी को देख रहे होते हैं। तो सोशियोलॉजी भी एज अ डिसिप्लिन ऐसे ही इमर्ज नहीं हो गया, या सोशियोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जिन्हें आप एज अ फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फिनोमेना, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट इन रेफरेंस ऑफ different perspectives like your functionalist perspective and most particularly उसके बाद आने वाला जो conflict perspective है, ऐसे ये मर्ज नहीं हो गया, बल्कि इनके पीछे डिफरेंट फैक्टर्स थे और डिफरेंट सिचुएशंस थी जिन्होंने इन चीज़ों को अराइज किया सोसाइटी में। तो इस वीडियो में आप यही देखेंगे कि सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन कैसे इमर्ज हुआ है, ऐसी कौन सी चीज़ें थीं, ऐसे कौन से इवेंट्स थे जिन्होंने ट्रिगर किया बिगिनिंग ऑफ साइंस, थिंकिंग, लॉजिक एंड देन सोशियोलॉजी एज अ होल डिसिप्लिन। ये जो मैप आप अपने सामने देख रहे हैं ये वेस्ट है, और सोशियोलॉजी के डेवलपमेंट में इसी वेस्ट ने रोल प्ले किया, या आप ये कह सकते हैं कि इसी वेस्ट के अंदर सोशियोलॉजी इमर्ज होना स्टार्ट हुई इन दी वेरी बिगिनिंग। यहाँ पे इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दी वेस्ट, तो ये वो वेस्ट नहीं है जिस वेस्ट को आज आप समझते हैं। यहाँ पे वेस्ट का मतलब है जो कि डेवलप हुआ था, यानी कि वेस्टर्न यूरोप जो डेवलप हुआ था आज से 200, 300, 400 साल पहले। इट वॉज एन एरिया ऑफ लैंड दैट वॉज क्लोज टुगेदर रिगार्डलेस ऑफ एनी कंट्री बाउंड्री। यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर कल्चरल, इकोनॉमिक एंड सोशल वे ऑफ लाइफ। यहाँ पे वेस्ट का मतलब वो वेस्ट नहीं है जो आज आप अपने कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर सुनते हैं। आज हम वेस्ट को जोग्राफिकल एरिया के बजाय एक कॉन्सेप्ट के तौर पर लेते हैं कि भाई आपने वेस्टर्न ड्रेसिंग अडॉप्ट की है, आप वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किए हुए हैं, मीन्स वेस्ट को हमने एक कॉन्सेप्ट बना दिया आज के एरा में। पहले का जो एरा था जहाँ पे सोशियोलॉजी इमर्ज होना स्टार्ट हुई, वहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट जोग्राफिकल एरिया जो आप अपने सामने देख रहे हैं इस मैप में। ये वो एरिया था, ये वो वेस्टर्न एरिया था जहाँ पे सोशियोलॉजी इमर्ज हुई, या वो रीजंस मिले जिनकी वजह से डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट हुए। तो वो कौन कौन से इवेंट्स हैं जिन्होंने रोल प्ले किया? फर्स्ट ऑफ ऑल द इनलाइटनमेंट पीरियड। ये पीरियड था 1600 टू 1700। इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इन दी डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है 1789 में, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि 17 टू 1800 रहता है, उसी के दौरान फ्रेंच रेवोल्यूशन भी आता है। तो ये 3 पीरियड्स थे जिन्होंने वो रीजंस दिए सोशियोलॉजी में डिफरेंट थिंकर्स को कि वो सोचें और सोचने के बाद ऐसे कॉन्सेप्ट्स डेवलप करें जिनके थ्रू आप सोसाइटी को ओवरऑल अंडरस्टैंड कर सकें, आप लॉजिक्स एंड रीजनिंग की बात कर सकें, आप कॉग्निटिव थिंकिंग को यूज़ कर सकें टू अंडरस्टैंड दी सोसाइटी। यू आर नॉट सपोज टू थिंक अबाउट society in a subjective way.
यहाँ पे आप अपने ओपिनियंस या बायस होके या ट्रेडिशंस की बात ना करें, बल्कि आप सोसाइटी को ऑब्जेक्टिव वे में एम्पिरिसिज्म के साथ अंडरस्टैंड करें। क्योंकि आप जानते हैं कि सोशियोलॉजी के जो फाउंडर हैं ऑगस्ट कॉम्टे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया था जिसे कहते हैं पॉजिटिविज्म। और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से आज की सोशियोलॉजी को हम साइंस या साइंटिफिक डिसिप्लिन कहते हैं, क्योंकि पॉजिटिविज्म का मतलब ही यही है, द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू स्टडी सोशल फिनोमेना। और पहले के दौर में ह्यूमन थिंकिंग कुछ और थी, और आज का सोशियोलॉजिस्ट अगर हर चीज़ को ऑर्गेनाइज एंड वेरीफाइड वे में अंडरस्टैंड करता है, एवेल्युएट करता है, एनालाइज करता है एंड कंक्लूड करता है, तो इसकी वजह ही पॉजिटिविज्म है। क्योंकि हम यहाँ पे साइंटिफिक एप्लीकेशंस को अप्लाई कर रहे होते हैं। हमारा डिसिप्लिन ही एक सोशल साइंस है। तो इस साइंस की एमर्जेंस कैसे हुई, कैसे एक इंसान की थिंकिंग शिफ्ट हुई फ्रॉम सब्जेक्टिविटी टू ऑब्जेक्टिविटी, ये हम देखेंगे इन तीनों पीरियड्स को डिस्कस करने के बाद। और इसी से हमें अंदाज़ा होगा कि सोशियोलॉजी या फिर पर्टिकुलरली कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कैसे जनरेट हुआ सोसाइटी में। So first of all, I would talk about Enlightenment period. Enlightenment here means the cultural movement of intellectuals. America was also the part of that movement, but जो focus है वो वेस्ट था। और वेस्ट कौन सा था आप मैप में देख चुके हैं। अच्छा, वहाँ पे होता क्या था इस सोसाइटी में जब एमरजेंस हुई एनलाइटनमेंट की, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था। इट वॉज अ फ्यूडल सिस्टम, नोबिलिटी का दौर। फ्यूडल सिस्टम के अंदर दो ही क्लासेस थी, एक मोनार्क थे यानी कि किंग्स एंड क्वींस, जहाँ पे ये समझा जाता था कि अगर किसी की बर्थ किसी मोनार्क फैमिली में होती है, नोबल फैमिली में होती है, तो ये गॉड विल है और उसके पास सारी अथॉरिटीज़ एंड राइट्स हैं। ऑन दी अदर हैंड वो लोग जो मोनार्क की फैमिली में नहीं पैदा होते, वो सब दूसरी क्लास की तरफ जाते हैं। और वो दूसरी क्लास पीजेंट थी, यानी कि सर्वेंट, जिनके पास देयर वाज नो राइट, नो अथॉरिटी एंड दे वर दी प्रॉपर्टी ऑफ मोनार्क। वो चाहे जैसे उनके साथ ट्रीट कर सकें, इसीलिए उन्हें पीजेंट या फिर सर्वेंट्स कहा जाता था और समझा जाता था। तो ये उस टाइम का कॉन्सेप्ट था, ये वो सिस्टम था जो उस टाइम पर सोसाइटी में मौजूद था। और इसी वजह से एनलाइटनमेंट स्टार्ट हुई। एनलाइटनमेंट का मतलब है पीपल स्टार्टेड टू क्वेश्चन अबाउट द रियलिटी। यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। एलिगरी ऑफ केव एक थ्योरी है, फिलॉसफी के अंदर बहुत डिस्कस की जाती है, आपने सबने सुना होगा उसके बारे में। उसको थोड़ा सा ब्रीफली यहाँ पे एज एन एग्जांपल डिस्कस करती हूँ, रिलेट करते हुए, कि एलिगरी ऑफ केव में तीन प्रिजनर्स हैं जो कि जिन्होंने शुरू से सिंस देयर बर्थ अपनी लाइफ एक केव में गुजारी है। उस केव में प्रिजनर्स के तौर पे गुजारी है, जहाँ पे वो बंधे हुए हैं। और जिस वॉल से वो बंधे हुए हैं उसके सामने वाली वॉल पे उन्हें शेडोज़ नज़र आते हैं लोगों के गुजरने के, और उनके अकॉर्डिंग वही केव वर्ल्ड है और सामने गुजरने वाले शेडोज़ रियलिटी हैं। उनमें से एक पेजेंट बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, और जब बाहर जाता है तो वो देखता है कि नहीं, दैट वॉज नॉट द रियलिटी, अ होल लाइफ वॉज अ लाई। रियलिटी तो ये है जो मैं अब देख रहा हूँ, ये असली दुनिया है, और वो शेडोज़ रियलिटी नहीं है, ये लोग रियलिटी हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं। वो शेडोज़ थे, इन लोगों के शेडोज़ या रिफ्लेक्शन थे। फिर वो वापस जाके जब उन लोगों को बताने की कोशिश करता है कि दिस इज़ नॉट द रियलिटी, एक्चुअल रियलिटी इज़ आउटसाइड, जो स्टेप के बाद उसने देखी, तो वो लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते। तो इसी तरह से उस वक्त के जो लोग थे फ्यूडल सिस्टम में, उनके माइंड में ये चीज़ कॉन्सेंट्रेट की जा रही थी, प्रमोट की जा रही थी कि भाई आप में से जो मोनार्क की फैमिली में पैदा होगा उसके पास सारी अथॉरिटीज़ हैं, वरना, और ये गॉड की विल है, वरना जो किसी और फैमिली के अंदर पैदा होता है वो पीजेंट कहलाएगा, उसके कोई राइट्स नहीं है। तो इसीलिए दी थिंकिंग स्टार्टेड फ्रॉम दी वेरी बॉटम, क्योंकि जो अपर क्लास के लोग थे, जो टॉप क्लास थी, उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, वो तो एंजॉय कर रहे थे अपनी लाइफ को। लेकिन जो बॉटम में जो लोग मौजूद थे, दे स्टार्टेड टू क्वेश्चन अबाउट द रियलिटी, अबाउट द सोसाइटी, अबाउट द सिस्टम ऑफ सोसाइटी। उस टाइम पे बहुत से जो थिंकर थे, उनको इट बेसिकली जो लोग थे, दे स्टार्टेड टू पुश देयर थिंकिंग फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ व्यूइंग द वर्ल्ड। नो सुपरस्टिशन, नो मिस्ट्री। They started to think that how could they deal with the reality and what is real, what can we see. So this was the time when science begins and thinking was shifted from mystical way of viewing life to a concrete way of life. This allows philosophers to think about why condition is as it is. फिलोसोफर्स ने, थिंकर्स ने सोचना स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दी। आप जानते हैं कि जहाँ पे क्वेश्चनिंग स्टार्ट होती है वहाँ पे लॉजिक और वहाँ पे साइंस आती है, क्योंकि हम फैक्ट बेस होकर बात कर रहे होते हैं। सो दिस वॉज दी सॉर्ट ऑफ
event. This was the first event that helps to trigger beginning of sociology, in particular focus of conflict theory. Why? Because conflict, maybe you talk about two classes. There are two main classes that are elite and poor classes, and there is struggle for scarce resources, power, monopoly, and the upper class, the elites are exploiting the working class. This was all that was going on over there in the feudal system. So उसी सिस्टम ने जब क्वेश्चनिंग स्टार्ट की तो फिर फिलोसोफर्स ने सोचना स्टार्ट किया, और उसके बाद ही कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव और सोशियोलॉजी एज अ साइंस की एमर्जेंस होना स्टार्ट हुई. सो दिस वाज ऑल अबाउट इनलाइटनमेंट पीरियड. उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं. फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज डाउन एंड डर्टी, it was bloody, it was very very quick, and there was huge financial crisis in France. जो फ्रेंच सोसाइटी थी, it was undergoing critical transformations like the enlightenment. जैसे enlightenment में हुआ था कि लोगों की थिंकिंग ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हुई थी, बिल्कुल उसी तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्रांस के अंदर भी लोगों ने थिंक करना स्टार्ट किया अबाउट आइडियाज़ लाइक ट्रेडिशंस, हायरार्की, मोनार्क. They were questioning whether to live in that situation, whether to live in that system or not. क्योंकि वो जिन चीज़ों को सफ़र कर रहे थे, जिन चीज़ों को फेस कर रहे थे, तो क्वेश्चन माइंड में आता है कि इसी सिचुएशन में रहना चाहिए या इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए, कुछ एफर्ट्स करने चाहिए. फिर उसके बाद कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई इसी दौरान कि स्पेशली पेरिस में, क्योंकि इसी दौरान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आ रहा था, तो लोगों ने उस टाइम पे जो अर्बन सेंटर था वहाँ मूव करना स्टार्ट किया, और वहाँ का मोस्ट पॉपुलेटेड अर्बन सेंटर उस टाइम पे पेरिस था. एक और इवेंट वहाँ पे होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, दैट दे हैड टू फेस सिवियर बिटर हॉरिबल विंटर्स, और वो विंटर्स की वजह से उनके क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गए. उनके पास कुछ नहीं था कि वो बाहर जाएं, इनफैक्ट बाहर भी इतनी सख्त ठंड थी, उनके पास कुछ नहीं था कि वो बाहर जाके कुछ पिक कर सकें या कुछ हंट कर सकें. उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी. दे वर हार्डली स्ट्राइविंग, दे वर सर्वाइविंग टू लिव. और थिंक अबाउट योर सेल्फ, आप अपने आप को अगर उस एरा में रख कर देखें, आप क्या सोचेंगे? आप कुछ आवर्स के लिए अगर भूखे रहें तो आप पे क्या गुजरेगी? और उस सिचुएशन में जब उनके पास ऐसा सिस्टम है दैट दे बिलोंग टू पीजेंट फैमिली, वो सर्वेंट्स हैं, वो किसी की प्रॉपर्टी हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है. तकरीबन इस एरा में एस्टिमेशंस बताती हैं कि 40,000 पीपल वर डाइड बिकॉज ऑफ स्टारवेशन. देयर वाज सिवियर हंगर, दे हैड नथिंग टू ईट, दे हैड नथिंग टू हंट. तो उन लोगों के बारे में सोचें कि उनके ऊपर क्या सिचुएशन थी. और फिर आप जानते हैं कि जब कोई सोसाइटी या उसमें रहने वाले लोग अगर किसी प्रॉब्लम को सफ़र करते हैं तो उनमें अगर रियलाइजेशन आए तो वो कलेक्टिव एक्शन ज़रूर लेते हैं. आई एम रेफरिंग टू दी लास्ट वीडियो रिलेटेड टू सोशल प्रॉब्लम्स. सोशल प्रॉब्लम की डेफिनेशन बताते हुए डिस्कस किया था दैट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम आर they negatively affect a large number of people, and people do have realization to take collective action so that they can solve that problem. तो उस टाइम पर जो लोग थे उन्होंने भी इस चीज़ को सफ़र किया. उन्होंने देखा कि जो उनके ऊपर अथॉरिटीज़ हैं वो तो अपनी लाइफ को ईजिली स्पेंड करेंगे, बट वी पीपल आर सफरिंग, our people are dying. So they started to question, they started to shift toward the Paris, toward the most populated urban center. फिर उस टाइम पे एक और चीज़, वहाँ की जो फ्यूडल सिस्टम था यानी जो गवर्नमेंट थी वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गई. बहुत सारे रेवोल्यूशनरी आए जिन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए. इसी टाइम में नेपोलियन बोनापार्ट भी आता है जो कि एट द एंड ऑफ 1799 आया था. सो नाउ आई वुड आस्क यू पीपल to imagine being a social philosopher at that time and observe. और यही वो रीज़न था जिसकी वजह से this all happened that pushed the people to take action against ruling party. इसी वजह से उन्होंने एक्शंस लिए, और यही वो एग्जाम्पल है जिसे आप सोशल प्रॉब्लम की कंडीशंस जो बताई थी उस पर रिलेट कर सकते हैं. that you people when you are suffering from a problem you take collective action, you do have realization. और उनका collective action ये था that to move towards the urban center and disintegration of the ruling power, going against the ruling party so that they can change their conditions because they don't want to survive that condition anymore. फिर industrial revolution की बात करते हैं. right now I am also talking about West. आज की डिफरेंट सोसाइटीज़ में भी अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस स्टिल इन प्रोसेस है. उस टाइम की अगर बात करें तो क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन भी आ रहा था और साथ साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी सोसाइटी में मौजूद था, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने ही फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक रोल प्ले किया.
क्योंकि जब इंडस्ट्रीज लगना स्टार्ट हुई तो लोगों ने पैरिस यानी अर्बन सेंटर की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में देयर वाज चेंजिंग इन एग्रीकल्चरल system of society was transforming from agricultural to industrial, मैन्युफैक्चरिंग थी, माइनिंग, देयर वाज टेक्नोलॉजी। यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात करते हुए सोशल चेंज से रिलेट करूँगी। जब सोसाइटी में चेंज आता है तो उसके पीछे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, उनमें से एक फैक्टर टेक्नोलॉजी डिस्कस किया था इन दी लास्ट वीडियोस। तो टेक्नोलॉजी ही वो रीज़न था जिसकी वजह से ओवरऑल सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, और यही वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था जिसने सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस के साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी लेकर आया। जैसे बहुत सारे ऐसे लेबर्स थे जिनको उस टाइम पे दे वर नॉट एजुकेटेड इनफ टू ऑपरेट दी मशीनरी ओवर देयर, तो उनकी बहुत सारे वर्कर्स की लाइफ में डाउनवर्ड मोबिलिटी आई, डाउनवर्ड मूवमेंट आई, उनके पास जॉब्स नहीं थी, दे वर नॉट एबल टू वर्क। फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो अर्बन सेक्टर्स की तरफ जा रहे थे। इवन आज अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो लोग दे ट्रैवल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ जॉब, इन सर्च ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, माइग्रेट कर रहे होते हैं लोग, और इसके नतीजे में कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। वी टॉक अबाउट ड्रग एडिक्शन, वी टॉक अबाउट एल्कोहलिज्म, वी टॉक अबाउट होमलेसनेस, सैनिटेशन, वाटर शॉर्टेज, रिसोर्स शॉर्टेज। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद अराइज होना स्टार्ट हुए जब फैक्ट्री सिस्टम और सिटीज़ बनना स्टार्ट हुए। सो ये जो तीनों इवेंट्स हैं, अगर आप गौर करें तो इन इवेंट्स की वजह से एक तो सोसाइटी में लोगों की थिंकिंग चेंज हुई, थिंकिंग शिफ्ट हुई फ्रॉम ट्रेडिशनल थिंकिंग टू साइंटिफिक थिंकिंग टू लॉजिक। इसके अलावा सोसाइटी के स्ट्रक्चर में चेंजेस आए और इसी वजह से बहुत सारे थिंकर्स ने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दिए, और इसी वजह से सोशियोलॉजी इमर्ज हुई टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी इन अ बेटर वे। दिस वाज ऑल अबाउट द emergence, the development and origin of sociology as a discipline. I hope you liked the video. Kindly share your overall feedback in the comment section. Take care. Thank you.